तारीखें नहीं होती। वो एक पूरे देश की कहानी को हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज हम ऐसे ही एक दिन की बात करने जा रहे हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार। और ये सिर्फ एक खौफनाक घटना नहीं थी। ये एक ऐसा गहरा जख्म था जो आज भी, इतने सालों बाद भी महसूस होता है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस दिन के माहौल की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था, त्योहार का माहौल, और अमृतसर का जलियांवाला बाग लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हजारों लोग थे वहां, बच्चे, औरतें, बूढ़े। कुछ लोग तो बस बैसाखी का मेला घूमने आए थे और कुछ अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांति से विरोध करने जमा हुए थे। हवा में कोई डर नहीं था, बस एक आम से दिन की चहल पहल थी। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक शांति से भरा बाग, एक त्योहार का दिन, आखिर ये जगह अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और चीखों से कैसे गूंज उठी? इस सवाल का जवाब वो उस गुस्से और दमन के माहौल में छिपा है जो पिछले कई महीनों से धीरे धीरे सुलग रहा था। तो इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, वो उस दमनकारी माहौल का एक नतीजा था जिसे ब्रिटिश सरकार ने खुद ही तैयार किया था। और इस पूरी कहानी की जड़ में था एक बेहद बेहद क्रूर कानून। इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसा कानून जो किसी भी इंसान से उसके सारे सारे बुनियादी अधिकार छीन ले। पुलिस को इतनी ताकत दे दी गई कि वो सिर्फ सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। इस काले कानून ने, जैसा कि इसे कहा जाता था, पूरे भारत में गुस्से की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी। तो सवाल यह है कि हालात यहां तक पहुंचे कैसे? देखिए, पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इस उम्मीद में कि इसके बदले में उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन उन्हें मिला क्या? मिला रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून। इसके जवाब में गांधी जी ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आह्वान किया, पर सरकार ने क्या किया? उन्होंने अमृतसर के 2 सबसे लोकप्रिय नेताओं को ही गिरफ्तार कर लिया। और बस यही वो चिंगारी थे जिसने आग लगा दी। और इसके साथ ही हम वापस उसी दिन पर आते हैं, 13 अप्रैल 1919। उन 10 मिनटों पर, वो 10 मिनट जिन्होंने भारतीय इतिहास पर एक ऐसा दाग लगा दिया जो कभी नहीं मिट सकता। अब देखिए, उस दिन की भयावहता को ठीक से समझने के लिए उस बाग की बनावट को समझना बहुत जरूरी है। वो कोई खुला मैदान नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो एक पिंजरे जैसा था, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं और अंदर आने जाने का सिर्फ एक ही तंग सा रास्ता था, बस एक। और उस पिंजरे के अंदर फंसी थी एक पूरी तरह से निहत थी एक शांतिपूर्ण भीड़। शाम के करीब 5:30 बजे थे जब जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। और उसने जो किया वो सचमुच में दहला देने वाला था। उसने लोगों को हटने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी, कोई मौका नहीं दिया, कुछ भी नहीं। उसका पहला हुक्म था, बाहर निकलने का वो इकलौता रास्ता, उसे बंद कर दो। फिर डायर ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वो भीड़ के सबसे घने हिस्से पर गोलियां चलाएं, हवा में नहीं, सीधे लोगों पर। और सैनिकों ने गोलियां चलाईं। कुल मिलाकर 1650 राउंड गोलियां दागी गईं। और ये कत्लेआम, ये अंधाधुंध फायरिंग पूरे 10 मिनट तक चलती रही, बिना रोके। गोलियां सिर्फ तब रुकीं जब सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म हो गया। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट में एक बाग को लाशों के ढेर में बदल दिया गया। गोलियों के बौछार से बचने की एक हताश कोशिश में अपनी जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग बाग के अंदर बने कुएं में कूद गए, लेकिन वहां भी उन्हें मौत ही मिली। देखते ही देखते वो कुआं मौत का कुआं बन गया, लाशों से भर गया। बाद में सिर्फ उस एक कुएं से 120 से ज्यादा शव निकाले गए थे। इस नरसंहार के बाद ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रिया थी, उसने भारतीयों के मन में जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, उसे भी पूरी तरह से तोड़ दिया। इसने साम्राज्य का वो असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया, जिससे वो अब तक सभ्यता के नकाब के पीछे छिपाते आए थे। और जो इसके बाद हुआ, वो भी कुछ कम भयानक नहीं था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या थी सिर्फ 379, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुमान था कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आंकड़ों का ये इतना बड़ा फर्क, ये कोई गलती नहीं थी, ये साफ साफ सच को छिपाने की एक सोची समझी कोशिश थी। इस नरसंहार के विरोध में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों से मिली अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। और ये एक बहुत बड़ा कदम था।
एक इतना शक्तिशाली सांकेतिक विरोध जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। और फिर हुआ न्याय का मजाक। डायर ने बिना किसी शर्म के अपना जुर्म कबूल किया, और सजा के नाम पर क्या मिला? उसे बस रिटायर होने पर मजबूर कर दिया गया। कोई आपराधिक मुकदमा नहीं। इससे भी ज्यादा अपमान की बात तो ये थी कि ब्रिटेन में उसके समर्थक उसे हीरो मान रहे थे, उसके लिए पैसे जमा कर रहे थे। बस इसी एक घटना ने करोड़ों भारतीयों को यह एहसास करा दिया कि इस राज में न्याय की उम्मीद करना ही बेकार है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इसी नरसंहार की आग से एक ऐसी चिंगारी निकली जो 2 दशकों तक सुलगती रही, और जिसने बदले की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी लिखी जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि उस शाम उधम सिंह नाम का एक नौजवान भी उस बाग में मौजूद था, जो घायलों की मदद कर रहा था। उसने अपनी आंखों से वो पूरा खौफनाक मंजर देखा था, और वहीं पर उस खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में उठाकर उसने एक कसम खाई। उधम सिंह की कहानी अटूट इरादे की एक अविश्वसनीय मिसाल है। सोचिए, अपनी कसम को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे 21 साल इंतजार किया। 21 साल! इस दौरान उन्होंने कई देश बदले, कई नाम बदले, लेकिन अपना मकसद वो कभी नहीं भूले। और आखिर में उन्होंने लंदन में उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसे वो इस नरसंहार का असली गुनहगार मानते थे। अब यहां एक बात जानना जरूरी है। उधम सिंह ने गोली चलाने वाले जनरल डायर को नहीं मारा। उन्होंने मारा माइकल ओडवायर को। पर क्यों? क्योंकि ओडवायर उस समय पंजाब का गवर्नर था, और उसने डायर के इस क्रूर काम को न सिर्फ सही ठहराया था, बल्कि उसका खुलकर समर्थन भी किया था। उधम सिंह की नज़र में असली अपराधी ओडवायर ही था। तो आखिर इस एक घटना ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा को कैसे बदल दिया? देखिए, इसका असर बहुत गहरा था और बहुत दूर तक जाने वाला था। जलियांवाला बाग ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक निर्णायक मोड़ था। इसने ब्रिटिश हुकूमत के तथाकथित न्याय वाले चेहरे से नकाब हटा दिया। इसी घटना ने गांधी जी को अपना पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने पर मजबूर किया, और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के दिलों में आज़ादी की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। आज भी आप जलियांवाला बाग जाएं तो दीवारों पर गोलियों के वो निशान देख सकते हैं। उस दिन की भयावहता के मूक गवाह 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ब्रिटेन ने खेद तो कई बार जताया है, लेकिन आज तक एक औपचारिक माफी कभी नहीं मांगी। और शायद यही बात इस ऐतिहासिक जख्म को आज भी इतना ताज़ा रखती है। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। यादें, इंसाफ और सुलह के बीच क्या वक्त इतिहास पर लगे इतने गहरे जख्मों को कभी पूरी तरह से भर सकता है? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं छिपा हुआ है।